जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में न छूट पाए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे गेसिंग किया गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए यहाँ से। अगर आप नए हैं तो रोज़ रात जो है हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि डेली क्लास यहाँ पे आपका होता है और डेली बिल्कुल आपको फ्री PDF दे दिया जाता है रिविजन के लिए। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार जरूर कमेंट में बोलिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि आपको भी PDF के लिए लास्ट में नंबर मिल सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए। आपको लास्ट में जो है क्लास के बाद हम नंबर दे देंगे, जिस पर आपको मैसेज करके PDF हमसे ले लेना है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से ना एक बार सभी प्यारे बाबू क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग का क्लास अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो चलिए सभी प्यारे बाबू एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से लाइक कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को जरूर देखिए पूरा। ठीक है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं, उत्तर देखिएगा प्यारे बाबू। ठीक है, उत्तर दिया गया है कि उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है ना, जिसमें किसी पुराने क्या है टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है, उत्खनन किसे कहते हैं, तो उत्खनन कहने का मतलब है वैसे सभ्यता जहाँ पे ना पुराने सामान, ठीक है, जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या है बहुत सारे खुदाई के दौरान जो बहुत सारे सामानें निकलती है। ठीक ना, तो ये सब क्या है उत्खनन के अंतर्गत ही आता है। तो उत्खनन उस प्रक्रिया को ना कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की यानी पुराने क्या जगह की खुदाई कर वहाँ पे ना पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल करना ही है आपका उत्खनन कहलाता है। इसमें प्राचीन कालीन क्या है पुराव शेष जैसे अभिलेख जो है ना होते हैं, जिसमें आप लोग का मूर्तियाँ आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे, भवन आ जाएंगे, अवशेष आदि क्या है ये पाए जाते हैं आपके क्या है हड़प्पा के उत्खनन के दौरान। ठीक ना, जब हम लोग उत्खनन करते हैं यानी जब खोदते हैं ज़मीन को, तो हमको वहाँ पे बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे, मूर्तियाँ देखने को अंदर मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, भवन आदि जो है ना यहाँ पर मिले हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आधार पर ना इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका क्या है काल निर्धारण करते हैं। यानी इसी के आधार पर जो ना इतिहासकार होते हैं वो इसका काल का निर्धारण करते हैं कि हाँ इस जगह से ये चीज़ मिले हैं और इतने वर्ष बाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं तो बस आप लोग को इतना याद रखना है, तो आप लोग अच्छे से लिख कर यहाँ से अच्छा नंबर ले सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एकदम आसान भाषा में बाबू आपको समझा देंगे जो आपके लिए मेन टॉपिक है, और एकदम आसान भाषा में समझा कर आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो है पूछा ही गया है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर देखिएगा प्यारे बाबू, दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रनात्मक लिपि ही थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रनात्मक लिपि थी। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रनात्मक लिपि। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बनता चलेगा आपका। ठीक है, तो क्या कहा है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रनात्मक लिपि थी। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ सका है। जो हड़प्पा सभ्यता का लिपि है ना, इस लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकार जो है ना नहीं यहाँ पे पढ़ सका है, पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, यह लिपि जो है ना खास बात यह थी ना कि पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन क्या है तो दाएं से क्या है पहली लाइन क्या है, तो यह लिपि की एक खास बात यही थी ना कि पहली लाइन जो है दाएं से बाएं और बाकी की लाइन जो क्या है तो दाएं क्या है दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं और बाद में लिखी जाती है। यानी पहली लाइन जो लिखाता है ना इस लिपि में, ये लिखाती है आपके कहाँ से, तो ये लिखाती है दाएं से बाएं ओर, यानी इधर से इधरे लिखाता है। ठीक है,
है। और जो आपका दूसरा लाइन होता है यानी बाएं से हम लोग दाएं और लिखते जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी पूछे हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं तो बस आपको इतना याद रखना है और इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आप लोग का यहाँ बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है, यानी क्यों कहा जाता है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ना हड़प्पा की खोज जो है यहाँ पर 1921 ईस्वी में ही की गई थी। और किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी ने के द्वारा जो किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन यानी करवाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसलिए क्या है, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, इसीलिए जो है ना सिंधु घाटी का जो नाम पड़ा है वह हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए पड़ा है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने करवाया, तो दयाराम साहनी ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता भी कहा जाता है, तो उनको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पावासियों द्वारा सिंचाई के संसाधनों का उल्लेख करें, ठीक है। हड़प्पावासियों द्वारा क्या करना है, तो सिंचाई के संसाधनों का ना यहाँ पर उल्लेख करना है प्यारे, ठीक है। तो उत्तर देखिएगा क्या दिया गया है, उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। जो हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था ना बहुत ही उत्तम है यानी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यहाँ क्या है, तो यहाँ सभ्यता सिंधु घाटी नदी के ना किनारे बसा हुआ है। जो ये हड़प्पा सभ्यता है यह कहाँ पर है, तो यह सिंधु घाटी नदी के ना किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है ना नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते हैं। यहाँ के लोग जो है ना हड़प्पावासियों के जो लोग हैं वह नदी के क्या है, तो नदी के नहरों के निर्माण करके क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। इस सभ्यता में कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसमें जो है ना इस सभ्यता में कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई प्रणाली का प्रमाण देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सिंचाई व्यवस्था यानी जो कृषि व्यवस्था है वह बहुत ही अच्छी है एवं उत्तम है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी कहे हड़प्पावासियों द्वारा सिंचाई के संसाधनों का उल्लेख करें, बस प्यारे बाबू आपको इतना याद रखना है, जो मेन टॉपिक है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। फालतू की जो आपको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़कर आपको आंसर लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो आप लोग जल्दी से ना एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। आप जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिए अपने क्लास को, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल पे दबा के रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आसान से आसान भाषा में सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ा दिया जाएगा। और डेली क्लास का डेली PDF आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होते चल रही है, ठीक है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का विवरण दीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का क्या करना है, तो विवरण देना है हमको, ठीक है। उत्तर देखिएगा क्या दिया गया है, उत्तर है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर है ना वह पक्की ईंटों से बना हुआ है। एक सुंदर नमूना भी है ये मोहनजोदड़ो की इमारत, ठीक ना। मोहनजोदड़ो की जो इमारत है यह पक्की ईंटों से बना है और यह एक सुंदर नमूना भी है मोहनजोदड़ो का इमारत, ठीक है। क्या है, नमूना है। दोनों सिरों पर ना हौज की सतह तक सीढ़ियाँ बनाई हुई है, ठीक है। दोनों क्या, तो दोनों सिरों पर हौज की तरह तक सीढ़ियाँ बनाई हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानघर है ना वहाँ के क्या है, तो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, यानी वहाँ के ना इसके चारों ओर क्या है, उस घर के चारों ना छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं इस इमारत के स्नानघर के किनारे, ठीक है। इसका प्रयोग जो ना संभवतः क्या है, अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, ठीक है। इसका प्रयोग जो है क्या संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, यानी नहाने के लिए होता था, ठीक है। क्योंकि
भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत के जो धार्मिक है ना, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उसमें स्नान का ना बहुत ही महत्व है यहाँ पे, ठीक है। इस स्नानगर में क्या है तो गर्म और ठंडा पानी दोनों प्रकार के पानी मिलती थी। इस स्नानगर में यानी यहाँ पे नहाने वाले में ना ठंडा और गर्म दोनों प्रकार की पानी जो ना यहाँ पर आपको नहाने के लिए मिलता था, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आपको कहे कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगर का विवरण दे तो बस इतना आपको याद रखना है और इतना ही देकर आपको अच्छा से अच्छा नंबर ले लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की ना विवेचना करें, ठीक है। क्या करना है तो हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की ना हमको विवेचना करना है प्यारे बाबू। तो देखिएगा उत्तर क्या दिया गया है। उत्तर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है ना 12,99,666 वर्ग किलोमीटर था। कितना तो 12,99,666 वर्ग किलोमीटर था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना सभ्यता बोले तो है, ठीक है। यह सभ्यता वो क्या है, उत्तर में कश्मीर क्या है, कश्मीर के मांडा जिले से होकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के क्या है मकरान तट से लेकर उत्तर क्या है पूरब में मेरठ तक फैली हुई है यह हड़प्पा सभ्यता। क्या है तो यह जो हड़प्पा सभ्यता है ना, यह उत्तर में ना कश्मीर के मांडा जिले से हो लेकर और दक्षिण में नर्मदा नदी तक के मुहाने तक भी फैला है और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर ना उत्तर क्या है पूरब में मेरठ तक भी ये फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है। यह क्या है, यह पूरा क्षेत्रफल एक क्या त्रिभुजाकार जैसे ना दिखाई देता है। जो हड़प्पा सभ्यता का आकार है ना, यह त्रिभुजाकार की जैसा दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी, और यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है तो 12,99,666 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है तो त्रिभुजाकार है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतना आपको अच्छी तरीके से बाबू याद रखना है जिससे आप लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है। अभिलेख जो है ना किसे कहते हैं तो उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है कि अभिलेख पत्थर धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं तो अभिलेख जो है ना पत्थर धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जो है ना प्राचीन काल से ही हो रहा है। अभिलेख का प्रयोग जो है ना प्राचीन काल यानी बोले तो बहुत ज़्यादा समय से ही हो रहा है, ठीक है। यह क्या है तो मुख्य रूप से ना शासकों का राज्य देश होता था। जो ये अभिलेख होता है ना, ये होता था मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता था, ठीक है। इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्व क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। जो इतिहास का लेखन है उसमें अभिलेख का ना महत्वपूर्ण ही योगदान है, यानी बहुत ज़्यादा योगदान है बोले तो, ठीक है। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएँ घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख में लिखा देते थे, ठीक ना। जो प्राचीन काल यानी जो पुराने बातें होती, मानिए यहाँ से अभी 100 वर्ष पुराने, ठीक है, या 80 वर्ष पुराने जो भी काल हुआ करते थे, और वहाँ पे क्या है तो राजाओं के समय जो ये घटनाएं होती थी ना, जो भी घटना होती थी वो क्या तो पत्थरों पर लिखवा दिया करते थे ये राजा लोग, ठीक ना, अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख क्या है, लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की थी। अभिलेख लिखवाने की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं ना तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। जब हम अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इतिहास के बारे में हमको पता चल जाता है कि क्या हुआ था पहले और क्या नहीं हुआ था। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से ज़रूर याद कीजिए कि अभिलेख किसे कहते हैं। बाबू एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, आप लोग ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता की कला का
ना क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग को वर्णन कर देना है। ठीक है, उत्तर देखिएगा क्या दिया गया है। उत्तर है कि सिंधु सभ्यता की कला अत्यंत रोचक है और महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना, जो सिंधु सभ्यता की कला थी ना, यह अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कला थी। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें क्या है, तो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किसके बनी हुई थे, तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो है ना पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो अनेके मुहरे क्या है, मुद्राएं प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में क्या है, यानी सिंधु सभ्यता में क्या है, तो सिंधु सभ्यता में अनेक मुहरे मुद्राएं जो है ना प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मुद्राएं यानी पैसा भी प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों से यहाँ की कला के विषय में जाना जा सकता है, यानी सिंधु सभ्यता की कला को ना यहाँ पे जाना जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक क्या है, लघु मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। कहाँ से, सिंधु सभ्यता से। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके साथ ही मिट्टी और धातु की ना अनेक क्या है, लघु मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है ये सिंधु घाटी सभ्यता से, जिससे क्या है, जिनसे तत्कालीन कला पर क्या है, यथोचित प्रकाश पड़ता है। और हड़प्पा कालीन मुहरे क्या है, हड़प्पा कालीन मुहरे क्या है, मौना शेष तथा अनेक मूर्तियाँ सिंधु कला के न समय क्या है, मुख्य विशेषता बनी हुई है या मुख्य विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी कहे आपको कि सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन करे, तो बस आपको इतना याद रखना है। अगर इतना भी लिख पाते हैं तो पूरा नंबर आप लोग को यहाँ पर मिलता चलेगा। ठीक है, एग्जाम में। और ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, या अगर 5 में नहीं पूछ देगा तो आपको 3 नंबर में ये आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला में क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, यहाँ पे 14 नंबर सॉरी यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन बैंक उठाकर कि जो हम पढ़ाएं ना बहुत बार पूछा गया है आपके परीक्षा में और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि कार्बन 14 के भी क्या है बारे में ना आप लोग क्या जानते हैं। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ना क्या है, कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी तिथि निर्धारण, जो तिथि उथि हम लोग देखते हैं ना, उसी को निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक विधि को ना हम लोग क्या 14 विधि यानी कार्बन 14 विधि कहते हैं। यानी वैज्ञानिक द्वारा जो है ये तिथि बनाए गए हैं और जो दिन होते हैं ना उनको निर्धारित करना ही है आपके कार्बन 14 विधि कहलाते हैं। ठीक है, इस विधि की खोज क्या है, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्रीय BF लीवी द्वारा सन 1946 में की गई थी। ये क्या है, कार्बन 14 विधि की खोज। ठीक है, कार्बन 14 विधि की खोज है ना, इस विधि की खोज है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF, ठीक है, BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में ना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इस विधि के अनुसार क्या है, तो किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 से C12 एवं कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी क्या है, तो इस विधि के अनुसार क्या, तो किसी भी जीवित वस्तु में, यानी जो अभी जीवित है, ठीक ना, यानी वह मरा हुआ नहीं, यानी वह जिंदा है। ठीक है, तो जीवित वस्तु में कार्बन 12 से क्या है, कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मृत्यु अथवा क्या है, विनाश की अवस्था में C क्या है, 12 तो स्थित रहता है। यानी जब आपका मृत्यु का समय हो जाएगा ना, तो वहाँ पे 12 C12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन C हो जाएगा 12। ठीक है, स्थित रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। लेकिन क्या है, तो यहाँ पर C14 का नहीं, यानी कार्बन 14 C का निरंतर क्षय होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। यानी क्या है, तो जिस पदार्थ में ना कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है ना, वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, यानी वह उतना ही पुराना यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कहे कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बस इतना याद रखिए और इतना बना कर आइए, 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक ना, इसको अगर हम लोग लिखेंगे ना, तो ये तो बनेगा हमको बाबू 2 पन्ना में 2 पेज में, यानी लेकिन हम लोग आसान बनाए हैं, तो जितना आसान हुआ उतना बनाए हैं, तो आपको 1 पेज में अट जाएगा। इतना लिख लेते हैं तो 5 नंबर एग्जाम में बन गया आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट था और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए थे। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को जरूर आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग को एक बार क्लास को लाइक करना है, जो बच्चे नहीं किए कर लीजिए, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है,
तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमको एक बार कमेंट में बोलिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। और क्लास कैसा था प्यारे बाबू, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, जिसको हमको पता चले, कमेंट पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लास कैसा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कैसा था क्लास, ठीक ना। और जो भी नए बच्चे होंगे आप लोग इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, 962 18 834, ठीक है। आपको इस नंबर पर हमको मैसेज करना है ताकि आपको PDF के लिए ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।